नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, बच्चों में होने वाला दिमागी बुखार एक महामारी का रूप लेता जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के प्रभावी प्रयासों की वजह से दिमागी बुखार से संक्रमण, बचाव और इलाज में काफ़ी तेज़ी लाई गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर है या कुपोषित है तो बच्चों में दिमागी बुखार बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसलिए बच्चों को अच्छा पोषण देना बेहद ज़रूरी है। अच्छे पोषण के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है अच्छे पोषण से दिमागी बुखार को मात। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल से। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य भवन लखनऊ से है। आप जॉइंट डायरेक्टर संचारी रोग विभाग हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ डॉक्टर ऋचा सिंह पांडे से। आपका ताल्लुक यूनिसेफ लखनऊ से है। आप न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको फ़ोन नंबर ज़रूर बता देते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का एक कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फोनिंग प्रोग्राम है जी। कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, अच्छा पोषण ले रहा है, तो फिर किस तरह से दिमागी बुखार को मात दे सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पूरी तरीके से स्वस्थ बच्चा किसी कुपोषित बच्चे की तुलना में किसी भी बीमारी से, न केवल दिमागी बुखार से बल्कि किसी भी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ता है। अगर बच्चा कुपोषित है तो उसके दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव तो ये होता है कि उससे बीमारियां जल्दी हो जाती हैं और दूसरा प्रभाव ये होता है कि उसको जो बीमारियां होती हैं वो अधिक गंभीर होती हैं। अगर बच्चे का पोषण हमने ठीक तरीके से रखा हुआ है तो उसको कोई भी बीमारी से लड़ने की उसके शरीर में जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों के पोषण स्तर को हम एक उचित स्तर पर हम बनाए रखें। और इस कार्य में मदद के लिए आपके ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ियाँ होती हैं, आशा बहनें होती हैं और ANM बहनें होती हैं। उन सभी के पास उचित पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। इसके अलावा ANM और आंगनवाड़ियों के पास वज़न और ऊंचाई को नापने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, जिससे वो वज़न और ऊंचाई नाप कर टीकाकरण कार्ड में और अपने बाकी अभिलेखों में नोट करती हैं और उसकी एक प्रति अभिभावक को भी दी जानी अपेक्षित होती है, ताकि उसको स्वयं ये अनुमान लगता रहे कि मेरे बच्चे का वज़न और ऊंचाई उसकी उम्र के हिसाब से ठीक प्रकार से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारा संदेश यही है कि अगर आपने बच्चे को पोषण ठीक तरीके से दिया हुआ है, बच्चा कुपोषित नहीं है, तो वो न केवल दिमागी बुखार से बल्कि सभी बीमारियों से पूरी तरीके से लड़ सकता है। और उसको अगर कोई बीमारी होती भी है तो वो उतनी गंभीर नहीं होगी जितना कुपोषित बच्चों को, यानी कि दिमागी बुखार को आसानी से मात दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का विषय हमने लिया है अच्छे पोषण से दिमागी बुखार को मात, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल और डॉक्टर ऋचा सिंह पांडे। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। पूछे सवाल अपना। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। बाराबंकी गांव मेरा बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मौसम आते हैं तो हर मौसम में हमें बच्चों को कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए जिससे जो है दिमागी बुखार से उसको मात दे सकें? जी बताइए। देखिए नंद किशोर जी, जो पोषक आहार है बच्चों को, आप सामान्य रूप से बच्चों को जो घर में बनने वाली चीज़ें हैं, हरी सब्जियां, दाल, सोयाबीन, अंडे, सामान्य रूप से जो खाना बच्चों को घर में आप बनाते हैं वही दें।
और अगर कोई नवजात शिशु है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसको पैदा होते ही उसका स्तनपान आप शुरू करा दें और 6 माह की उम्र तक उस स्तनपान को आप जारी रखें। कोई विशेष आहार देने की आवश्यकता नहीं है, घर में बनने वाला सामान्य आहार ही बच्चों को दिया जाना चाहिए, लेकिन वो आपको ये उसमें ध्यान रखें कि थोड़ा सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मतलब वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का उसमें उचित प्रकार से सम्मिश्रण हो। नंदस्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऋचा, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अगर हम बच्चों के सेहत की बात करें तो उत्तम पोषण आहार क्या है, इस बारे में आप ज़रूर बताइए। बिल्कुल, जो अभी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा उसी चीज़ को मैं आगे ले जाना चाहूँगी कि अगर पहला 6 महीना जो है वो बच्चे के लिए पोषण तत्व के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं, इसमें ये बात ज़रूरी है कि पानी बिल्कुल नहीं देना है बच्चे को। 6 महीने के बाद बच्चे का सबसे तीव्र गति से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो उस समय माँ का दूध पूर्ण नहीं पड़ता है, तो उसमें ऊपरी आहार देना है। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घर से ही बना हुआ खाना बट मसला हुआ, नरम, मुलायम, जो कि बच्चा खा सके, जैसे कि केला है, आप आम दे सकते हैं, आप दाल चावल, खिचड़ी की हम बात करते थे, खीर की बात करते थे, उसमें थोड़ा सा घी मिला दीजिए, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, उससे ऊर्जा मिल जाएगी बच्चे को। तो यही सब है, जो घर का खाना है, साफ बना हुआ, साफ हाथों से खाएगा तो बच्चा पोषित रहेगा। यहाँ पे हम आपको एक लघु नाटिका दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, दिमागी बुखार से बच्चों को कैसे बचाव किया जाए, इस बारे में आइए हम आपको दिखाते हैं एक लघु नाटिका। चाय तो अच्छी बनी। मुनिया सोए गई का? अब हम बूढ़ा बूढ़ी जल्दी उठ जाते हैं तो का मुनिया मुंह अंधेरे ही उठ जाई? अरे वो तो बच्चा है, अभी रोवत बहुत है। अरे बच्चा है, रोई नहीं तो का प्रवचन दे लगी। लो आए गए ददुआ, अब शुरू हो जाए इनके प्रवचन। आओ दादा आओ। नमस्कार बौदी, ভালো আছো तो? ठीक है ना? अरे दादा के लिए चाय भेजो। अरे ना ना ना, वो सब चाय वो हम नहीं खाएगा अभी। काका सलाम। आओ आओ बशीर। दादा सलाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बताओ बशीर मियाँ, क्या चल रहा है? दादा सब ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। क्या हो गया बोशी? कुछ नहीं दादा, दिमागी बुखार का टीका लगवाने को जा रहे हैं छुटकों को। अरे वो तो अबे नान भरे का है, अब इन्हें टीका? काका वो कहा है कि जब बड़काऊ को डॉक्टर को दिखाया था ना, तब डॉक्टर ने बताया था कि दिमागी बुखार का पहला टीका 9वें महीने से 12 महीने के बीच और दूसर का टीका 16 महीना से 24 महीने के बीच लगवाना चाहिए। एकदम ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है। बेचू, तुम अपना पोती को टीका लगवाया कि नहीं? हाँ हाँ लगवाया का है, लगवा लेंगे। काहे काका, रामचरण की बिटिया तो साल भर से ऊपर की हो गई होगी। हाँ हाँ अबे रोती बहुत है, रोना बंद हो जाए तो अस्पताल ले जाके टीका इका लगवा देंगे। ना बेचू ना, एकदम गलत बात है। हमारा वाइफ बोला था कि तुम्हारा पोती बहुत कमजोर है, हम बोला था तुम उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ, उसका लंबाई नपवाओ, नपवाया तुम? अम्मा कहली कि बच्चा की लंबाई नापे से बच्चा की उम्र घट जाला। ओहो बौदी, ये सब फालतू का बात है, ऐसा नहीं होता है। उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ, उसका लंबाई नपवाओ, उसका वजन कराओ। अब वो कोई फल सब्जी तो है नहीं कि वजन करवाओ। अरे काका, दादा सही बोल रहे हैं। अरे बच्चा का वजन नापने से और कद नापने से ही पता लगता है कि बच्चा कमजोर तो नहीं है, कुपोषित तो नहीं है। एकदम ठीक बोला तुम बोशी। किस उम्र का बच्चे का कितना लंबाई होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, ये डॉक्टर लोग सब जानता है। लो आ गई लिए एक ठो और प्रवचन दे के लिए। कैसी है बिटिया? हम तो ठीक है काकी, सुरसती बहनी और मुनिया कैसी है? किच्छु ठीक नहीं है। ये बिरजू अपना पोती को दिमागी बुखार का पहला टीका नहीं लगवाया, उसका वजन नहीं कराया, उसका लंबाई भी नहीं नपवाया। तो अच्छा, तुम क्या इसको कुछ समझाया नहीं क्या? समझाया तो बहुत, लेकिन काका और काकी सुनते ही नहीं है। दादा हम भी समझाया था, पर ये समझने की कोशिशों नहीं करते हैं।
काका डॉक्टर कहते हैं पैदा हुए बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाओ और 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाओ, पानी भी नहीं पिलाओ। अब मई जून के लू धूप में पानी ना पिलाए तो मुनिया झुरा नहीं जाई। कुछ नहीं होगा काकी, माँ के दूध से लू धूप हाड़ी बीमारी सबसे लड़ने की ताकत मिलती है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे दाल चावल खिचड़ी केला पपीता सब खिलाओ, लेकिन अच्छे से मीस कर। माँ का दूध तो तब भी देना है। और अगर माँ का दूध ना उतरे तो? काकी तुम जरा मेरे साथ अंदर आओ। आओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। काकी हम समझाए थे ना कि माँ का दूध अगर सही तरीके से पिलाया जाए, माने स्तनपान सही तरीके से कराया जाए, तो माँ का दूध उतरेगा भी और बच्चा माँ का दूध पीकर स्वस्थ भी रहेगा। तुम चलो एएनएम दीदी के पास, वो सही तरीका बताएंगे स्तनपान कराने का। 6 बच्चा जन्म दिए, अब एएनएम बताइए हमका दूध पियावे का सही तरीका। अरे काकी ठीक है, 6 ठो जन्म दिए, पर कौन कितना स्वस्थ रहा हमार मुंह ना खुलवाओ। और तुमहू जान लो, अब की जो हुआ सो हुआ, अगली सौरी में ध्यान रखना। धात्री या बच्चा पैदा करने वाली माँ को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सामान्य खान पान के अलावा एक बार और खाना चाहिए। माने 2 बार खाना खाती हो तो 3 बार खाओ, पौष्टिक खाना खाओ। यही नहीं, दूध पिलाने वाली माँ को दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोना भी जरूरी है, दिन में भी आराम करना जरूरी है। अरे हम तो ना ज्यादा खाए ना ज्यादा सोए, तभी तो काकी तुम्हारा ई हाल हो गया है। और हाँ, गर्भधारण से लेकर प्रसव और दूध पिलाने वाली माताओं को आयरन की 1 गोली रोज खानी चाहिए। गोली हम ला देंगे, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त मिलती है। खैर वो सब तो अगली बार खुशखबरी के समय होगा। अभी तो मुनिया की जांच करवाओ, कहीं वो कुपोषित तो नहीं। तुम चलो हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र। आज नहीं, अभी, बिल्कुल अभी चलो। काका बहू जा रही है हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र। आओ, संभाल के। अब ले ना दो, बहू माँ को आशा के साथ एकदम स्वास्थ्य केंद्र भेजो, पता लग जाएगा कि वो कुपोषित तो नहीं है। अब एक और खर्चा। कोई खर्चा नहीं होगा काका। अगर मुनिया कुपोषित है तो डॉक्टर सलाह देंगे, दवाई देंगे, और अगर अति कुपोषित यानी कि बहुत कमजोर है तो उसे जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाना होगा। लेकिन वहाँ रहने का, खाने का और दवाई का तो बड़ा खर्चा आएगा। नहीं बशीर भैया, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे को 14 दिन तक रखने, 3 टाइम खाने, दवाई का कोई खर्चा नहीं, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो क्या बच्चे के साथ जाने वाला कुछ और नहीं खाएगा? अरे सरकार ने उसका इंतजाम भी किया है। तीमारदार को 100 रुपया रोज मिलेगा 14 दिन तक। सत्य? ऐसा क्या? ये तो भीषण खुशी का बात है। ऐ बिरजू, तुम तुरंत अपना बहू माँ और मुनिया को आशा के साथ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भेजो। बात समझ में आया ना? स्वस्थ बच्चा किसी भी बीमारी, किसी भी रोग से लड़ सकता है। इंसेफेलाइटिस माने दिमागी बुखार, माने नौ की बीमारी से भी। अभी आप देख रहे थे ये लघु नाटिका जो आधारित थी दिमागी बुखार से बचाव में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है आप उसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और दिमागी बुखार से बचे रहें। डॉक्टर साहब, जो भी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? 2 बहुत महत्वपूर्ण संदेश लघु नाटिका में आपने दिए हैं। पहला संदेश में फिर से रीइंफोर्स उसको दोबारा से कहना चाहूँगा कि बच्चे को जो टीकाकरण है नियमित टीकाकरण पूरा कराएं। जेई का जो पहला टीका होता है 9 से 12 महीने के बीच में लगता है। निश्चित रूप से बच्चे को वो टीका जेई प्रभावित जनपदों में जैपनीज इंसेफेलाइटिस से जो जिले प्रभावित हैं वहां पर अनिवार्य रूप से उसको लगवाएं। और दूसरी चीज ये है कि गर्भावस्था धारण करने से लेके और बच्चे का टीकाकरण पूर्ण होने तक समस्त प्रकार की जानकारी एएनएम और आशा दोनों के पास रहती है और समस्त प्रकार की सुविधाएं भी उनके पास होती हैं। तो इन जानकारियों और सुविधाओं का लाभ उठाएं ताकि बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ रहें और उनको बीमारियों से वो बचे रहें।
डॉक्टर साहब एक कॉलर है लाइन पे। हेलो 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 जी नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। हाँ रेखा पांडे बोल रहे हैं। जी रेखा जी। हमारा हाँ बारह से बोले, हमारा मोहल्ला काननगांव पूरा पड़ता। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम कौन से बच्चे को पोषण दें तो दिमागी बुखार ना आ सके। देखिए रेखा जी, इस विषय में मैं पहले भी बता रहा था और अभी फिर से ये बात बताना चाहूंगा कि बच्चे को आप संतुलित आहार दें। घर में बनने वाले जो सामान्य पोषक तत्व, जो सामान्य खाना होता है घर में बनने वाला, उसमें सभी पोषक तत्व जो बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं वो उपलब्ध रहते हैं। आप उसको जो दाल, रोटी, सब्जी, ये तीनों ही चीज़ें, चावल, घी, ये सभी चीज़ें उचित मात्रा में प्रयोग करते हुए अगर आप बच्चे को घरेलू खाना दे रही हैं तो वो स्वाभाविक रूप से वो पोषक होता है। और अगर आपका बच्चा छोटा है, आप उसको अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र में या एएनएम के पास ले जाकर उसका वजन और ऊंचाई की नाप भी जरूर करवा ले, ताकि आपको पता रहे कि बच्चा पहले से कुपोषित तो नहीं है। यदि कोई सलाह आवश्यक होगी तो उसके आगे आपको विशेष आहार की अगर आवश्यकता होगी तो वहां से आपको उपलब्ध भी होगा। रेखा जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिचा जी, अभी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बाकी तो डॉक्टर साहब ने बताया है। दो चीज़ें जो और मेरे हिसाब से हैं, एक उन्होंने फोकस किया है कि उस लघु नाटिका में कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हमारा मेजरमेंट की बात जो हम करते हैं कि जब तक हमें कुपोषण का पता कैसे चलेगा, जब तक हम उसकी लंबाई नहीं लेंगे, वजन नहीं लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चल सकता है। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट इश्यूज निकल के आए हैं। मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर रिचा, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर बच्चों की सेहत की बात करें तो उत्तम पोषण आहार क्या है, एक बार बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि कॉलर्स के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। उत्तम पोषण आहार वही है जो आपके घर में बन रहा है। तो हम कहते हैं स्वच्छ हो, स्वच्छ हाथों से बना हो, साफ बर्तन में बना हो और जो घर में बन रहा है। तो उत्तम हम कहते हैं कि सीरियल्स हो तो आपका दाल चावल, खिचड़ी, आपका पपीता, आपका आम, जिसमें भी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स मिले, वो उत्तम आहार है। जो बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बच्चा कुपोषित है या अति कुपोषित है तो परिवार वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुपोषित या अति कुपोषित बच्चे का पता लगाने का तरीका होता है कि या तो उसका वजन उसकी उम्र के हिसाब से ना हो, या उसकी लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से ना हो, या उसकी लंबाई के हिसाब से बच्चे का वजन ना हो। इन तीनों स्थितियों में हम कहते हैं कि बच्चा कुपोषित है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी बच्चे को उचित पोषण देने में जितना खर्चा किसी परिवार का आता है, उससे बहुत ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता है जब बच्चा कुपोषण के कारण बीमार होता है। कुपोषित बच्चा बार बार बीमार होता है, उसको सामान्य बीमारियां बार बार होती हैं, दस्त होते हैं, उसको खांसी बुखार बार बार होता है, तो वो खर्चा बहुत हो जाता है। तो अब आपका जो सवाल है, बेसिकली आपको कुपोषित बच्चे की देखभाल के लिए एएनएम और आंगनवाड़ी के पास उसको ले जाना है। और अगर उसको किसी भी प्रकार का वो बताती हैं कि उसकी कुपोषण की रेंज में बच्चा आ रहा है, कुपोषण की सीमा में आ रहा है, तो उसको एक एनआरसी सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुले हुए हैं, वहां पर बच्चे को 14 दिन के लिए भर्ती कराना होता है। और सारा उपचार, बच्चे का सारा पोषण और बच्चे के साथ रहने वाले एक उसके तीमारदार की जो होती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए भी 100 रुपए का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो एनआरसी सेंटर पे इन बच्चों का उचित पोषण और उपचार संभव है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी धन्यवाद मैम, और डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको भी मैम जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं प्रहलाद कुमार बोल रहा हूँ, गनीपुर बेहता, बांगरमऊ, जनपद उन्नाव से। जी बिल्कुल। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बच्चों को अगर दिमागी बुखार हो गया तो बहुत से लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। तो मतलब प्रथम इसके जो है इसका लक्षण क्या होता है दिमागी बुखार का, इसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। और अगर हो जाता है तो मतलब प्राथमिक उपचार घर में, मतलब जब तक अस्पताल जाए तब तक प्राथमिक उपचार हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बताइए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिमागी बुखार के जो लक्षण हैं वो दिमागी बुखार किसी भी सामान्य बुखार की तरह ही शुरू होता है। वायरल फीवर की तरह इसमें बच्चे को बुखार आता है, जाड़ा लगता है, उसके शरीर में दर्द हो सकता है।
और बाद में इसके लक्षण जो गंभीर लक्षण हैं वो आपका बच्चे को बोलने में बड़बड़ाहट होना, उसको दौरे पड़ना, उसका बेहोश हो जाना, ये गंभीर लक्षण हैं। उपचार हम दिमागी बुखार से प्रभावित जितने जिले हैं उनमें हम सभी अभिभावकों को ये सलाह देते हैं कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप उसको तुरंत उसके दिमागी बुखार में बदलने का इंतजार ना करें। कोई भी बुखार दिमागी बुखार में बदल सकता है, तो आप बच्चे को तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। हमने गोरखपुर बस्ती मंडल के लगभग 7 जिलों में लगभग सभी डॉक्टरों की हमने इस बात के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया है कि उपचार किस तरीके से किया जाए। समस्त उपचार और सुविधाएं निःशुल्क हैं और आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। तो सरकारी अस्पताल लेके जाएं, प्रशिक्षित व्यक्ति से उसका इलाज कराएं, यही मैं आपको सलाह दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त एक कॉलर है लाइन पे। हेलो 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 जी, अपना सवाल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई बच्चा कुपोषित है और उसे हम जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो वहाँ उसे कितना दिन रखा जाएगा? हेलो, लास्ट वाले लाइन मुझे समझ में नहीं। अगर कोई बच्चा कुपोषित है, अगर उसे हम जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो उसे वहाँ पे कितना दिन रखा जाएगा? बिल्कुल, वैसे डॉक्टर साहब बता चुके हैं लेकिन फिर से बता दी, कितने दिन रखा जाएगा? किसी भी कुपोषित बच्चे को अगर भर्ती किया जाता है तो एनआरसी में उसको कम से कम 14 दिन भर्ती करा जाता है और उसका एक मानक होता है कि बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है और जो उसकी कुपोषण की स्थिति है जब वो सुधर जाती है मानक के अनुसार, तभी बच्चे को वहाँ से छुट्टी दी जाती है। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदाइश से लेकर के 6 मंथ तक बच्चा फीड करता है, मीन्स स्तनपान करता है, उसके बाद थोड़ा सा उन्हें आहार दिया जाता है, लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाती रहे, इसके योग्य बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वही है कि जब हम कहते हैं गर्भावस्था है तो उसको 300 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए। तो अगर मैं सामान्य महिला हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट 1900 कैलोरी है। जब धात्री माँ है, मतलब बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो माँ को वो 200 और अधिक होती है, 500 कैलोरी उसको रोज चाहिए। तो उसको उस योग्य बनने के लिए उस माँ को अपने खुद के पोषण पे ध्यान देना, जैसा आपकी लघु नाटिका में भी था कि माँ भी एक अतिरिक्त आहार खाए, बिल्कुल, ताकि कि वो बच्चे को सही ढंग से। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहूंगी चलते चलते मेरे सवाल का एक जवाब और दे दीजिए कि अगर बच्चों को डायरिया हो जाता है, क्या उससे भी कुपोषण होता है? कैसे बचा जा सकता है दिमागी बुखार से? डायरिया और कुपोषण का बिल्कुल सबसे अगर गहरा संबंध है तो डायरिया और कुपोषण का है। अगर आप पोषण पुनर्वास केंद्रों के भी मानकों को देखें तो 50% बच्चे जो वहाँ पे भर्ती होते हैं वो डायरिया से ग्रसित होते हैं। डायरिया को कंट्रोल करने का एक है आपका साफ पानी, दूसरा आपके सरकार का डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ORS जिंक दिया जाता है, उससे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस साफ खाना खिलाना बहुत आवश्यक है। ये डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई माँ जो फीड नहीं करा पा रही है तो बच्चे को किस तरह का आहार देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? देखिए, बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार तो माँ का दूध ही है, तो कोशिश ये करनी चाहिए वो महिला चिकित्सक से मिले। कुछ स्थितियों में हो सकता है कि माँ को दूध पिलाने में समस्या आ रही हो, महिला चिकित्सक से मिले और इस समस्या के बारे में उसको बताए, वो उसको गाइड करेंगी ठीक तरीके से कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जा रही है। 99% केसेस में इससे समस्या हल हो जाती है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केंद्र में अति कुपोषित बच्चों को कितने दिन रखा जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों से भी विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।